केमिकल इक्विलिब्रियम का, फिर आयोनिक स्टार्ट होगा। हाँ, ये बना था जी तुम लोग से? नहीं, छुट्टी कैसे हुआ अभी, है ना? होगा फिर। ए, तुम लोग गजबे परेशान हैं। ली चार्टलियर प्रिंसिपल, ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल, देखो क्या कहता है ये प्रिंसिपल। सबसे पहले ये किस सिचुएशन में प्रिंसिपल कहता है वो भी समझिए। ये रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पर जो भी बात करेगा, जब रिएक्शन में कौन सा स्टेट आ जाएगा, इक्विलिब्रियम का स्टेट आ जाएगा। जब रिएक्शन में इक्विलिब्रियम का स्टेट आ जाएगा और तब कोई चेंज आप करेंगे, यदि आप कंसंट्रेशन में कोई बदलाव कर देते हैं, बढ़ा देते या घटा देते हैं रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का, या फिर रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज कर देते, या फिर आप प्रेशर चेंज कर देते, या फिर आप इनर्ट गैस उसमें ऐड कर देते हैं, तब रिएक्शन का इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब्ड हो जाएगा। और ये डिस्टर्ब तब तक रहेगा जब तक कि आपके द्वारा किया गया चेंज को रिएक्शन खुद अनडू ना कर दे या नलिफाई ना कर दे। आपके द्वारा चेंज को खत्म कर देगा, फिर से वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। यही है ली चैटेलियर प्रिंसिपल। इफ एनी इक्विलिब्रियम determining properties like concentration, pressure, volume, temperature, changes. Any equilibrium determining properties like concentration, pressure, volume, temperature changes at equilibrium of the reaction, then equilibrium of the reaction get disturbed until they undo or nullify the changes occurs. Le Chatelier principle. If any equilibrium determining properties like concentration, pressure, volume, temperature changes at equilibrium of the reaction, then equilibrium of the reaction get disturbed. इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? कब तक? until they undo or nullify the changes caused. यानी फिर से रिएक्शन कहां पे आ जाएगा? इक्विलिब्रियम पे, जब तक के आपका द्वारा किया गया चेंज को वो नलिफाई न कर दे।
दोनों एक ही स्टेटमेंट है, जैसे समझ जाओ। दूसरा आसान भाषा में हिंदी में समझो लिखा हुआ है। If we change concentration, pressure, volume, temperature of the reaction at equilibrium of the equilibrium of the reaction get disturbed until they again come at equilibrium by undo or nullify the changes caused। जो चेंज आपने काउज किया है उसको रिएक्शन खुद जब तक नलीफाई नहीं कर दे, अंडू ना कर दे, तब तक रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब्ड रहेगा। अब कैसे ये अंडू करेगा, यही बात समझना है पूरी क्लास में, एक एक करके, कि टेम्परेचर चेंज करने से क्या होगा, कंसंट्रेशन बदल दिया तब क्या हो सकता है, प्रेशर बदलेगा तब क्या होगा। हो गया। अब देखो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। यदि हमने कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे बदल देंगे तब क्या होगा। कोई रिएक्शन है, मान लो ए प्लस बी, और ये बन गया है ए बी, और रिएक्शन में आ गया है इक्विलिब्रियम। अब आप केस वन कर लो। इफ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन of reactant, यदि हम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं तब क्या होगा। देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो यहां पर दो रिएक्शन हो रहा है, एक फॉरवर्ड रिएक्शन और दूसरा बैकवर्ड रिएक्शन। और ये दोनों रिएक्शन बराबर होता है कब, इक्विलिब्रियम पर। लेकिन रिएक्शन में इक्विलिब्रियम तो है। नाउ यू चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को क्या कर दिए आप, बढ़ा दिए, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगा। और ये बढ़ा हुआ तब तक रहेगा जब तक कि फिर से दोनों बराबर ना हो जाए। यही कहना चाहता ली चैटर्जी प्रिंसिपल, कि आपने जब कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो वो बढ़ा हुआ कंसंट्रेशन को रिएक्शन खुद ब खुद घटा देगा, यानी प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। और फिर से रिएक्शन में एक बार रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। क्लियर। तो इफ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, व्हाट विल हैपन, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is equal to rate of backward reaction, इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन। केस टू, if we increase the concentration of, उधर बदल लिखेंगे,
इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन यदि आप बढ़ा देते हैं तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन is greater than rate of forward reaction। हुआ। अब इसी बात को ग्राफ से देखेंगे कि एक्चुअली में क्या होता होगा। बढ़े। H2 प्लस I2 एग्जाम्पल, H2 प्लस I2 2HI बन रहा है। ठीक है, रिएक्शन ऐसे बनाते हैं, पहले बताए हैं कि कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द रेट ऑफ रिएक्शन। कंसंट्रेशन इधर है, टाइम इधर है। हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन मान लेते हैं यहाँ पे, आयोडीन का कंसंट्रेशन मान लेते हैं यहाँ पे, है ना। और HI है प्रोडक्ट में, तो HI का कंसंट्रेशन मान लेते हैं यहाँ पे। सुनोगे, H2 ऐसा जा रहा है, I2 ऐसा जा रहा है, HI ऐसा जा रहा है। मतलब क्या है बताइए, मतलब क्या है? ये तीनों के बीच इक्विलिब्रियम है। अभी ये पहले इक्विलिब्रियम है, तीनों का कंसंट्रेशन टाइम के बढ़ने के साथ साथ में घट बढ़ रहा है क्या? देखिए ना, जो कंसंट्रेशन अभी है वही आधे घंटा बाद भी है, इसका भी कंसंट्रेशन वही है, इसका भी कंसंट्रेशन वही है। यही तो बताता है कि तीनों रिएक्शन, मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे, तीनों का कंसंट्रेशन में कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। अब एक टाइम आता है जहां पे आप हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, मान लिया कि ऐसे, सिमिलर अमाउंट में आयोडीन का कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, मान लिया कि ऐसे। ठीक है, दोनों का कंसंट्रेशन बढ़ गया। तो जब कंसंट्रेशन बढ़ा दिए तो रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज हो जाएगा, ऐसे ऐसे। और फिर से इसका कंसंट्रेशन दोनों का क्या दिखाई देने लग गया? देखिए, फिर से ये दोनों का रिएक्शन में कंसंट्रेशन क्या दिखाई देने लग गया? कांस्टेंट। यानी रिएक्शन फिर से कहां पे आ गया? अब ये तीन स्टेज में रिएक्शन को बांट दीजिए। पहले से रिएक्शन कहां पे है? एट इक्विलिब्रियम पे। बाद में भी रिएक्शन कहां पे चला गया? एट इक्विलिब्रियम। और ये जो कंडीशन है वो क्या है? रिएक्शन में नॉट एट। जब एक केमिकल रिएक्शन
इक्विलिब्रियम पे है तो कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं होता। इफ यू एनी चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, the rate of reaction get disturbed, the rate of reaction get disturbed until they again came at equilibrium। फिर से ये रिएक्शन हो रहा है, फिर यहां पे चेंज कर दीजिएगा यदि आप, तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन सबका क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। और कब तक चेंज रहेगा, जब तक कि फिर से इक्विलिब्रियम पे ना आ जाए। यही है इक्विलिब्रियम डिसाइडिंग ग्राफ। हो गया। हो गया। अब देखो एक और रिएक्शन देख लेते हैं। PCl5 टूट जाता है PCl3 प्लस Cl2 पे। क्या समझे थे, 1 मोल रहता है, x मोल जाता है, 1 माइनस x मोल बचता है, 0 0। और ये कितना बनेगा x, और ये भी बनेगा x। इधर कंसंट्रेशन, इधर टाइम। PCl5 रिएक्टेंट है, और बोलो PCl3 Cl2 दोनों का अमाउंट क्या है, सेम ही है इक्विलिब्रियम पर। मान लो कि ये रिएक्शन हो रहा है और ऐसे हुआ, PCl3 या Cl2 बढ़ के ऐसे होगा, यहीं पर PCl3 भी होगा, PCl3 या Cl2 ऐसे, यही PCl3 भी होगा और यही Cl2 भी होगा। दोनों का कंसंट्रेशन कितना है x, और यहां पे कितना है 1 माइनस x। इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हो गया, सॉरी, इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन x है।
एक्स लिखने की जरूरत ही नहीं, यहाँ पे बराबर लिख देना है सिर्फ। मान लिए कि यहाँ से कंसंट्रेशन PCl3 का Cl2 का, ऑरिजिन से भी मान सकते हैं। आधा मौलिक मोल पहले से है इक्विलिब्रियम आने में, लेकिन यहाँ सीखने वाली बात है कि PCl3 का जो कंसंट्रेशन है वही कंसंट्रेशन किसका है, Cl2 का। तो दो लाइन नहीं खींचना है, एक ही लाइन पे दोनों, ठीक है। रिएक्शन में क्या आ गया, यहां से क्या आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया या नहीं आ गया? अरे बोलो ना, बनाने में लगा है। इक्विलिब्रियम आया। अब इक्विलिब्रियम पे इसका कंसंट्रेशन हम बढ़ा दिए, है ना। फिर से क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। और कब तक, जब तक कि फिर से वो इक्विलिब्रियम पे नहीं आ जाए। तो ये Cl3 और Cl2 बनेगा, तो ये जब रिएक्ट करेगा तो ये बनने का अमाउंट भी बढ़ेगा, और ये भी ऐसे हो जाएगा। नाउ रिएक्शन इज एट अगेन इक्विलिब्रियम। यहाँ पे टाइम एट विच यू चेंज द कंसंट्रेशन, ये हो गया ग्राफ नॉट एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, नॉट एट इक्विलिब्रियम, देन अगेन इक्विलिब्रियम। बट यहां दिमाग लगा के सीखना है तो बदलते समय कहेगा अभी रुकिए। नहीं नहीं, खिसिया नहीं जा रहे हैं आप, माहौल स्पॉइल कर देते हैं। सब कंसंट्रेशन में मेरे तरफ लगा रहता है, आप अटेंशन अपने तरफ कर लेना चाहते हैं। मतलब एक क्लास हम लगाएं, एक क्लास आप लगाए रहते हैं, और आपके विद्यार्थी भी हैं बहुत स्ट्रांग मोटिवेशन वाले। नहीं, एक क्लास मेरा चलता है, एक क्लास उधर लगाए रहता है, और उसका जो विद्यार्थी है बहुत स्ट्रॉन्गर सपोर्टर है उसका, कोई अपोज ही नहीं करता है। और तीन वो है, कौन कब क्या किया, यदि कहेंगे डायरेक्ट कहेगा नहीं सर हम कहा, वो किया। क्योंकि तीन वो, दो गो रहता पकड़ा जाता, तीन गो है। और आप कहिएगा तो आपके सामने लड़ने भी लगेगा, भाई हम किए थे रे हम, क्योंकि वो तीनों का मुंह मिला हुआ है, वो बाद में जाके मैनेज कर लेगा फोन करके। हाँ, ये तो इधर है, ये अब अभी मेरा स्टूडेंट है, तुम्हारा नहीं। वो हम है इसलिए चुप है, नहीं तो तू तीनों को दे वो तुरते। हाँ, वो तीन गुना किसी एक से। हाँ, हाँ, तुरते तुरते साफ कर देगा। कम थोड़े, कम नहीं है। हाँ तब बदमाशी में कम, पढ़ने में यही बतवा बोलता, टेस्ट देने में बतवा बोलता। हाँ, हम कहते कि आईटी कर जाएगा, उसका रिजल्ट दिखाने में रहता कि हम सर हम सर हम सर। मारा मारी करे में खाली हम कम है का सर, सब तोपे हैं। सबके मामा जी के घर में एगो AK-47 रखल है, खाली उठा के लाने तो है। लेकिन ये इक्विलिब्रियम किसी के माथा में नहीं जा रहा है, तब दिक्कत यहाँ पे है। ये ही जाएगा तब काम होगा। किसी भी रिएक्शन में आप ग्राफ अब खींच सकते हैं। हम दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट वाला बनाए, फिर एक प्रोडक्ट दो रिएक्टेंट वाला बनाए। मेजरली दो ही तरह के रिएक्शन देखे जाते हैं, इसलिए दो तरह का बना दिए। यहां पर हम समझाएं कि इसको और इसको कोऑर्डिनेट बदलने की जरूरत नहीं है। हालांकि चाहोगे तो हम मान लेंगे, तो मान तो कुछ हो सकता है, बदल दीजिएगा तो बहुत गड़बड़ नहीं हो जाएगा, लेकिन अपने से बना रहे हैं तो सही है। क्योंकि यहाँ पर दोनों का कंसंट्रेशन क्या दिखाई दे रहा है, सेम ही दिखाई दे रहा है ना।
इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तंग नहीं करो। चेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का चेंज करने से क्या होगा तो समझना, यहां पर समझना पड़ेगा। एक बार में दो बातें दिमाग में जाता है, इसलिए यहां पे बढ़िया से समझना होगा। देखो, रिएक्शन दो तरह का होता है, ए प्लस बी प्लस हीट और तब बना प्रोडक्ट। बोलो इसका फॉरवर्ड रिएक्शन कैसा है? फॉरवर्ड रिएक्शन कैसा है इसका? बैकवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन, इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक बताना रहता है। फॉरवर्ड रिएक्शन कैसा है? इंडोथर्मिक, क्योंकि रिएक्टेंट में हीट भी दे रहे हैं, है ना? रिएक्टेंट में हीट भी दे रहे हैं तब प्रोडक्ट बन रहा है। यानी इसका फॉरवर्ड रिएक्शन कैसा है? इंडोथर्मिक। कॉन्सेप्ट देखो ये है यहां पे कि यदि इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम है और आपने चेंज कर दिया टेम्परेचर, तो आप यदि टेम्परेचर को बढ़ा देते हो तो उस बढ़ा हुआ टेम्परेचर को वो एब्जॉर्ब करेगा जिसको जरूरत है। बताओ, रिएक्टेंट को जरूरत है एनर्जी का, टेम्परेचर का, कि प्रोडक्ट को? प्रोडक्ट को कहाँ जरूरत है? प्रोडक्ट को तो हीट देते हैं तो प्रोडक्ट बन ही जाता है। किसको जरूरत है यहाँ हीट का? तो आपके द्वारा बढ़ाया गया टेम्परेचर कौन एब्जॉर्ब करेगा? तो कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा? इतना ही कंसेप्ट है। आपको लिखेगा इंक्रीज करने से, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से होगा क्या, तो कहेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ग्रेटर देन रेट ऑफ। दूसरा केस इसका बनाएंगे क्या, प्रोडक्ट प्लस हीट लिख देंगे। फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, और अब वहां पे टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? प्रोडक्ट एब्जॉर्ब करेगा, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगा। वेरी सिंपल। यही दो केस मेंशन होगा। केस वन, इफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज इंडोथर्मिक। हाँ, यहीं पर हमारी तरफ ध्यान दीजिए। हमें तुमको पढ़ना, देखो इतना टेंशन जब हो जाता है, हमको पढ़ाना कितना मुश्किल करता है। अब यदि हम जो है खुसट रहते तो पहले इरा मार के भगाइले रहते, है ना? 2 घंटा डेली, है ना? सर डंडा लेके आने वाले सर बन जाते, तो पूरा चुप करते तब पढ़ाते। काहे कि हम तो भुला जाते इसके हल्ला में, लेकिन ये हल्ला इसका बर्दाश्त करते, इसको भी पढ़ाना रहता है हमको। देखो कितना सीरियस कहा। यस सर, सबसे पहले मतलब कि अटेंटिव कि आपकी बात को सबसे पहले हम माने। फॉरवर्ड रिएक्शन इज इंडोथर्मिक। हाँ, वही वही जिंदगी में उसी के लिए तैयार होना है। फॉरवर्ड रिएक्शन इज इंडोथर्मिक। तो अब यहां पे वैसे क्या ही करता है, अपॉन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अपॉन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अपॉन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ग्रेटर देन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। शांति। हाँ, क्योंकि अरे गधा सर,
ऐसे करेगा। केस 2, इफ द बैकवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, है ना। केस लिख देते हैं, ऐसे लिखते हैं इस बार, ए प्लस बी, ए प्लस बी ए बी प्रोडक्ट बन गया। अब प्लस हीट इधर लिख देते हैं, बोलो इसमें क्या लिखा जाए? इफ द बैकवर्ड रिएक्शन इज, फॉरवर्ड रिएक्शन अपने आप एक्सोथर्मिक हो जाएगा। इफ द बैकवर्ड रिएक्शन इज, तब क्या लिखेंगे बताओ? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन is greater than rate of forward reaction। दो केस सीधा लिखें, दो केस ठीक उल्टा आप समझ सकते हो। फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो बैकवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक कहेंगे। बैकवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक कहेंगे। और दोनों में टेम्परेचर हमने बढ़ाया है। खुद ही मजाक बना हुआ है। ये फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है, पूछता भी है। समझा हुआ पूरी बात रहे। जैसे इसमें समझने के लिए हम पहले बता गए कि जिसको हीट की जरूरत होगी वो अब्जॉर्ब करेगा और रेट ऑफ रिएक्शन उसी का बढ़ेगा। बस ये बात दिमाग में रहे तो काम हो जाए। जैसे पहले वाले केस में रिएक्टेंट को एनर्जी की जरूरत थी प्रोडक्ट बनने के लिए, तो आपने और टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ गया। और दूसरे वाले में ए बी प्लस हीट लिखा हुआ है तो ए बी हीट को एब्जॉर्ब करेगा तब ए और बी बनेगा। यानी टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो वो एब्जॉर्ब कौन करेगा? ए बी करेगा। तो ए बी एब्जॉर्ब कर करके क्या करेगा? तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगा। बस इतना सही बात। अब जैसे इसके एग्जाम्पल आप पढ़े हैं 10वां में, N2 प्लस 3H2 2NH3 है ना। अब इस रिएक्शन में यहां पे लिखा हुआ है डेल्टा H बराबर -125 किलो जूल पर मोल। अब एग्जैक्ट तो हमें याद नहीं, हम कुछ लिख देते हैं, आपको भी याद करने की जरूरत नहीं, माइनस लिख दिया। अब बताइए इसमें पूछा क्या जा रहा है, सवाल कैसे बनाना होता है कि अमोनिया के प्रोडक्शन को बढ़ाना है
अमोनिया के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है। इसके लिए टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा कि टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा। तो अभी वाले जो कंसेप्ट दिए उससे ये समझ में आएगा कि N2 प्लस 3H2 बराबर 2NH3 रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है? रिएक्शन में नेगेटिव साइन है, इसका मतलब एक्सोथर्मिक, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, है ना? फॉरवर्ड रिएक्शन इज, और मतलब कि N2 प्लस 3H2 तुम लोग से आंसर लेना है, इसलिए ये सब हिंट ही दे रहे हैं। 2NH3 प्लस लिख सकते हैं क्या 125 किलो जूल पर मोल? लिख सकते हैं क्या? वो माइनस में लिखा रहेगा, मतलब एक्सोथर्मिक है रिएक्शन। एक्सोथर्मिक का मतलब हुआ कि फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बनाएगा, साथ में एनर्जी भी देगा। अब बताइए इस केस में यदि टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तब क्या होगा? अपॉन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अपॉन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर ये वाला एब्जॉर्ब करेगा, अमोनिया एब्जॉर्ब करेगा, और अमोनिया एब्जॉर्ब करेगा तो टूट जाएगा किस चीज में? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। क्या बढ़ जाएगा? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ग्रेटर देन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। मतलब एक लाइन में आप कह सकते हैं, एक लाइन में आप कह सकते हैं कि अपॉन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया इंक्रीजेज, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया इंक्रीजेज। यही सब बात जो करते हैं ना इतना फॉरम में, उसी के वजह से क्वेश्चंस जान पहचान का लगता है। दूसरा यदि लिखें अब, अपॉन डिक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर यदि आप डिक्रीज करते हैं, इसमें टेम्परेचर घटाते हैं, तब क्या होगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ग्रेटर देन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और यदि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा, तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा बताओ? फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, यानी कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इंक्रीजेज। तो सवाल तो एक लाइन में हम पूछे थे कि हाउ यू इंक्रीज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया कैसे बढ़ाओगे, कैसे बढ़ाओगे? ऑप्शन में, क्वेश्चन में ऑप्शंस होता है, ऑप्शन में ये ऑप्शन ढूंढ के टिक लगाना होगा। अपॉन डिक्रीजिंग टेम्परेचर वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। समझ में आ रहा है? डिक्रीजिंग टेम्परेचर या लोअरिंग टेम्परेचर या कूलिंग इज द वर्ड, ये सब ऑप्शन बनेगा। और ये सब बढ़िया वाला परीक्षा का ऑप्शन है, क्योंकि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट देख लेता है चेक करके एक क्वेश्चन में कि बचवा को ली चैटेलियर प्रिंसिपल आता है कि नहीं। एक क्वेश्चन से पूरा एक कॉन्सेप्ट डील हो जाए तो वो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव हो जाता है। तुम जिसका तैयारी कर रहा है उसमें तो नहीं है? IIT का तैयारी कर रहा है, वो ऐसे करके 2-4 ठो को गवा देगा। पिछले साल एक ठो बच्चा था हमारे पास, वो NDA कर गया, 2-3 को जो उसी तरह का उसके स्कूल में पढ़ता था, उसके बाद शर्म से आने बंद कर दिया। एक दिन पूछे क्या हुआ, बोला फलनुमा के सर NDA में हो गया। हमने तुम
तो 12 हमें पास करने में सोच रहा है। और वही जिसका एनडीए में हो गया था वही अभी ऐसे मैसेज भी व्हाट्सएप पे किया कि केमिस्ट्री का परीक्षा आपके वजह से अच्छा गया, थैंक यू सर। बाकी कल तो एगो क्वेश्चन पेपर 7 बजे मांगा था, वो तो गरिया ही रहा होगा कि सर गेस क्वेश्चन में हमरा ना दिए। अब 7:30 बजे रात में 8 बजे करिएगा हमारा गेस क्वेश्चन दीजिए, कल है परीक्षा है। अरे तुम हमरे साथ रहा करो, समझे ना, वो सब बर्बाद कर देगा तोरा। हाँ, अकेले बैठो और पढ़ो, कुछ कर जाओगे। कम से कम जो है ना, वो गांव घर के वो जो जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है ना, उसमें भी एडमिशन ले लो तो बहुत है। हाँ, कम से कम। टेम्पो चलाएगा बाद में, लेकिन इंजीनियर बन के। हाँ, देखो बाबा भी बने हैं तो आईटी वाले बाबा बन गए। वो उसमें भी जा कर के रिसर्च कर रहे होंगे कि आखिर ये क्या है, इसलिए वो कुछ दिमाग वमाग लगाने की सोच रहे हैं। अगला, प्रेशर चेंज करेंगे तब क्या होगा? इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर के चेंज में समझना है थोड़ा अलग तरीके से। देखो, प्रेशर हम लोग ऐसे देखते हैं, PCl5 टूट जाए PCl3 प्लस Cl2 में, H2 प्लस I2 टूट गया 2HI में। प्रेशर की बात कर रहे हैं, इसलिए हम एक सिलेंडर और एक पिस्टन लेके इस बात को समझा रहे हैं। ये 3 केस इसलिए है कि ये तीनों केस से सारा रिएक्शन डील हो जाता है। देखो, प्रेशर बदलना है, इक्विलिब्रियम के कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़े थे कि फेनोमेनन ऑफ इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड इन ए क्लोज्ड सिस्टम। सिस्टम क्लोज रहेगा तभी इक्विलिब्रियम का फेनोमेनन एस्टैब्लिश्ड होगा। हम रिएक्शन लिए और इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। अब यदि आप प्रेशर का चेंज करोगे तो जो भी प्रेशर का चेंज करोगे वो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का नहीं होगा, वो पूरे रिएक्शन का होगा। क्योंकि प्रेशर कैसे चेंज करेंगे हम?
पिस्टन को दबा करके, दबा देंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और पिस्टन को ऊपर उठा देंगे तो प्रेशर घट जाएगा। होगा ऐसा या नहीं होगा? अब जो आपके द्वारा बढ़ाया गया प्रेशर है वो न तो केवल PCl5 को इफेक्ट करेगा, वो एट ए टाइम तीनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को, जितने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होंगे रिएक्शन में, सबको समान रूप में अफेक्ट करेगा। जैसे इसमें 2 ATM प्रेशर आप बढ़ाएंगे तो वो 2 ATM प्रेशर सबके लिए बढ़ेगा। अब सबके लिए बढ़ेगा, उसमें किसके लिए कितना बढ़ेगा ये सोचना है। तो सोचना बहुत अच्छे से। पार्शियल प्रेशर बराबर पढ़े थे हम लोग मोल फ्रैक्शन गुना, जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा उसका पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो मोल फ्रैक्शन किसका ज्यादा है? पहले वाला केस में देखो, रिएक्टेंट का ज्यादा है कि प्रोडक्ट का ज्यादा है? प्रोडक्ट में 2 मोल है, तो मान लो 2 मोल है प्रोडक्ट में, तो 2/3, जबकि रिएक्टेंट कितना है? अरे समझ आ रहा है ये वाला मैथ? प्रेशर बांट दिए हैं तो प्रोडक्ट चूंकि एक ही है और पूरा 3 सबस्टांस है, तो मोल फ्रैक्शन तो वही होता है ना, 1 नंबर ऑफ मोल बटा टोटल नंबर ऑफ मोल। तो टोटल नंबर ऑफ मोल तो 3 है यहाँ पे, तो 1/3 और 2/3। बोलो पार्शियल प्रेशर किसका ज्यादा है, प्रोडक्ट का कि रिएक्टेंट का? वो अपने आप ही हो गया। आपने प्रोडक्ट का प्रेशर नहीं बढ़ाया, आपने सिर्फ प्रेशर बढ़ाया, लेकिन रिएक्शन में प्रोडक्ट का प्रेशर बढ़ गया अपने आप से, ज्यादा बढ़ गया। क्यों ज्यादा बढ़ गया? क्योंकि नंबर ऑफ मोल ज्यादा था। तो इसका जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो उस बढ़ा हुआ प्रेशर को कम करने का क्या तरीका है? बोले सर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या फॉरवर्ड रिएक्शन? हाँ, तो रेट ऑफ, हम लोग पहले ज्यादा उधर लिखते हैं ना, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। समझ में आया? ये बाबू रे समझ में आएगा तभी ये क्वेश्चन में बनेगा यहाँ के, रट फट के नहीं होगा कि ग्राम में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ रहा था घट रहा था। इसको कंप्लीट समझ में आना पड़ेगा, और कंप्लीट समझ में आने के लिए मेहनत की है। हमने एक पिस्टन बनाया है, सिलेंडर में फिट किया, पूरा रिएक्शन लिखा। अब हम बता रहे हैं कि आप जो भी प्रेशर बढ़ाओगे तो ये पिस्टन से बढ़ाओगे, तो वो बढ़ा हुआ प्रेशर अपने आप किधर ज्यादा बढ़ेगा? तो जिधर ज्यादा नंबर ऑफ मोल होगा उसका ज्यादा बढ़ेगा। तो इसका प्रेशर यानी प्रोडक्ट का प्रेशर बढ़ गया, ठीक है, आपने इंक्रीज किया प्रेशर पूरे रिएक्शन का, तो वो इंक्रीज प्रेशर किसका ज्यादा इंक्रीज किया? प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट का प्रेशर बढ़ गया, इसलिए प्रोडक्ट रिएक्टेंट में बनेगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। कब? यहां पर हमने बताया है इफ डेल्टा एन इज ग्रेटर देन 0। अब यहां देखो, इफ डेल्टा एन इक्वल टू 0, अब यहां पे प्रेशर बढ़ाएं, तो यहां पे जब प्रेशर आप बढ़ाएं तो रिएक्टेंट भी सब मिला के कितना मोल, अब प्रोडक्ट 2 मोल इधर भी 2 मोल उधर भी, आने जितना बढ़ाइएगा तो बराबर बढ़ेगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का बराबर ही बढ़ेगा। जितना बढ़ेगा रिएक्टेंट का उतना ही बढ़ेगा। तो चेंज कहां कुछ हुआ? चेंज हुआ कुछ क्या? तो यहां पे प्रेशर आपके बढ़ाने से कोई चेंज नहीं होगा। देयर आर नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम अपॉन इंक्रीजिंग प्रेशर। देयर आर नो इफेक्ट on equilibrium upon increasing or decreasing pressure।
अब आइए यहां पे N2 प्लस 3H2, यहां पे प्रेशर आप बढ़ा रहे हैं, किसका प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा, रिएक्टेंट का कि प्रोडक्ट का? रिएक्टेंट में सब मिला के कितना मोल है, और उधर तो रिएक्टेंट का प्रेशर ज्यादा बढ़ जाएगा। तो रिएक्टेंट का प्रेशर बढ़ने से कौन सा रिएक्शन ज्यादा होगा, तो यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अपॉन इंक्रीजिंग प्रेशर, तीन केस सारे रिएक्शन यही तीन केस में डिफाइन हो जाता है, डेल्टा एन बराबर 0, कि डेल्टा एन ग्रेटर देन 1, कि डेल्टा एन लेसर देन 1। एक लाइन में इसको साफ कर दें तीनों बात, कि प्रेशर के इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन उधर शिफ्ट करता है जिधर नंबर ऑफ मोल कम होता है। देखो, प्रेशर के बढ़ाने से रिएक्शन उधर शिफ्ट किया जिधर नंबर ऑफ मोल कम था, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ा हुआ है। प्रेशर के बढ़ाने से रिएक्शन उधर शिफ्ट किया जिधर नंबर ऑफ मोल कम था, इधर कहीं कम था ही नहीं इसमें, तो रेट ऑफ रिएक्शन किधरों शिफ्ट। समझ आ गई बात, एक लाइन में ये तीनों डायग्राम फिनिश्ड। अपॉन इंक्रीजिंग द प्रेशर reaction shift towards those direction which has lesser number of mole। तो ये 100 बात की एक बात नोट में, 100 बात की एक बात नोट में, अपॉन इंक्रीजिंग प्रेशर
reaction shift in those direction of reaction which has less number of mole. वेरी मच इंपॉर्टेंट। अरे उधर टाइम हो रहा है, एक और है। क्या बात है। अच्छा 1 बजे तक मैथ भी था, उसके बाद यहीं पे, तब तो रूटीन नहीं चलेगा। तब वही 3:30 वाला रूटीन पे अगले दिन। दैट इज गुड, है ना, हमारा काम हो जाएगा, हम बहुत पीछे नहीं है। हाँ 3:30 पे ही आ जाइएगा अगले दिन, है ना। उस सरस्वती पूजा की छुट्टी को लेकर एक दिन की कर दिए थे, और हम सोचे कि फिर यदि चाहता है बच्चा तो हम काहे नहीं, है ना। नहीं चाहता है, ऐसे तो भूखल प्यासल सबको पेट वाला बीमारी हो जाएगा, हम ये नहीं चाहते। खाना खाइए प्रॉपर बीच में। जब उपलब्धता है और काम हो सकता है तब जरूरी न है, कोनो एक दिन का बात नहीं है। तब अरे ऐसे भी हो जाए। हैं? कब तक चाहता है? खाली हमारे से ही हो जाएगा। हम जिस दिन लगने लगेगा ऐसा, एक संडे दे देना, तुम्हारा 21 संडे का काम है या तो कार्बन, सुबह हम लोग 10 बजे से 4 बजे तक 6 घंटा पढ़ देंगे, सब हो जाएगा। अब सिलेबस, हाँ मजाक है। सिलेबस हमें हमारा ऑन हैंड है, हम अब पीछे नहीं है नहीं। अब जब कहिए तब, और अच्छे से कुछ छोड़ेंगे भी नहीं। लेकिन है क्या कि मतलब कि वैसा करके क्या होगा, अभी तो है टाइम हमारे पास में। तो हम लोग सिर्फ पढ़ाते थोड़े हैं, समझा करके याद कराने पे तो रहते हैं कि आपको लगे कि ये सब समझ ही गए। ये इसको कहते प्रोसेस में डाल, तो वैसे ही करते रहेंगे तब भी हो जाएगा। क्योंकि है क्या, अब हमारे पास में है क्या, अब ये आयनिक शुरू कर देंगे तो 9 क्लास में ये हुआ है, वही उसमें भी 8 वो लगेगा। 9, 8 दूनी 16 क्लास में एगो चैप्टर तो होता ही रहता है। सबसे बढ़कर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाए थे तो 20 गो में 22 हाँ केमिकल बॉन्डिंग भी है, वो भी चल ही रहा है उस बैचवा में, तो पहुंच गए अब उसके भी बीच में, है ना। तो समय लंबा मिल जाएगा ना, हाइड्रोकार्बन भी हो जाएगा और ई भी हो जाएगा, तो उस समय शायद 3 से 6 हो जाएगा खाली बॉन्डिंग, तब 2 क्लास एक वो में होने लगेगा। तुम बुद्धि समझ नहीं रहा है मेरा, तो हो जाएगा वो 16 दिन 8 दिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम तो ये करने वाले हैं। वो रहेगा है ही नहीं कोई वो बचल। इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, इस जबरदस्ती का कॉन्सेप्ट है। जबरदस्ती क्या है इसमें, सुनोगे थोड़ा सा, कि एक रिएक्शन में इक्विलिब्रियम पे इनर्ट गैस ऐड कर देता है, मतलब समझो घुसा देता है।
इसमें जैसे ये रिएक्शन हो रहा था, अब इसी में कोई व्यवस्था बना के इनर्ट गैस ऐड कर दे। अब इनर्ट गैस ऐड इसलिए कर देगा, ऐड कर देगा इनर्ट गैस, आर्गन ऐड कर दिया। आर्गन ऐड करने से क्या होगा, ये तो कहीं पे रिएक्ट नहीं करेगा, ना PCl5 से रिएक्ट करेगा, ना तो PCl3 से रिएक्ट करेगा, ना तो किसी भी रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट तो, लेकिन जगह तो छेक लेगा। अब इसमें दो कंडीशन आता है, एक लिखता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। तो यदि इसके ऐड करने के बावजूद वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता है, तब फिर इनर्ट गैस के एडिशन पर इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तीनों केस में, है ना। चूंकि ये छेकेगा तो वॉल्यूम ही, और क्वेश्चन कह रहा है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम ऐड किए, तो जब उसको वॉल्यूम आप दिया ही नहीं, छेका नहीं, तो कोई चेंज भी नहीं होगा। दूसरा होता है एट कांस्टेंट प्रेशर। तो प्रेशर कांस्टेंट पे आप इसको ऐड किए, मतलब वॉल्यूम चेंज हो सकता है, समझ रहे हैं। तो जगह तो छेक भी करेगा ये, तो वॉल्यूम यदि ये छेक लेगा तो कंसंट्रेशन पे असर पड़ जाएगा। तो जैसे कंसंट्रेशन में बात होता था, वैसे ही बात इसमें होगा। तो इसमें भी दो बातें, डेल्टा एन यदि ग्रेटर देन 0 है, तो अब देखो वॉल्यूम इसके वजह से ऑक्यूपाइड हो गया, तो इसका वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई हो गया, नहीं, इसका वॉल्यूम कंसंट्रेशन इसका ज्यादा हो गया, वॉल्यूम कम छेका तो कंसंट्रेशन क्या हुआ, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगा। यहां पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, चूंकि दोनों का जितना बदलेगा वॉल्यूम दोनों का बराबर बदलेगा। लेकिन फिर यहां पे आओ तो वॉल्यूम उसका यदि ज्यादा बदल जाएगा, जो कम नंबर ऑफ मोल में, तो वॉल्यूम इधर में 4 नंबर ऑफ मोल है ना। तो यहां पर इधर रिएक्शन बढ़ रहा था, तो इधर बढ़ने लगेगा। दोनों बात से समझ सकते हो, P बराबर nRT/V होता है ना, उल्टा P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जो इसमें दिख रहा है ठीक उसका उल्टा हो जाएगा वहां पे। वो 2 3 4 बात बताए। एक बताए कि यदि आप इनर्ट गैस का एडिशन करते हैं और वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, तो इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे डेल्टा एन ग्रेटर देन 0 हो, चाहे इक्वल टू 0 हो, चाहे लेस देन 0। लेकिन यदि वॉल्यूम पे असर पड़ता है, यानी कांस्टेंट प्रेशर पे डाल दिए, तो ठीक वही काम होगा, है ना, क्योंकि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, और कंसंट्रेशन भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। तो कंसंट्रेशनों से रिलेट कर सकते हैं और प्रेशरों से रिलेट कर सकते हैं। तो अभी प्रेशर समझे तो प्रेशर से रिलेट कर दिए सीधा सीधा। तो यहां पर जो हम ये लिखे थे, अपॉन इंक्रीजिंग प्रेशर रिएक्शन शिफ्ट इन दो डायरेक्शन, तो प्रेशर के लिए रहने दो, उसके लिए लिख देते हैं। तो पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें, केस 1, if addition of inert gas at equilibrium occurs at constant volume, there are no any effect on the equilibrium condition of the reaction
इन एनी केस, इन एनी केस, किसी भी केस में कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब डेल्टा V बराबर 0। गुड इवनिंग सर जी, थैंक यू। कल के लास्ट क्लास के लिए बहुत अच्छा गया एग्जाम, और क्या चाहिए कल। हो गया, हो गया। इधर को तो मौका चाहिए खाली। अरे गधा हुआ। हम बोर्ड की परीक्षा की बात कर रहे हैं, मतलब बच्चा सब अभी तक इस तरह का मैसेज लिख देता है। नहीं तो आजकल तो कहता है वो तो आप पढ़ाए तो ठीक है, हम अलग से तैयारी किए थे बोर्ड का। आपको थैंक यू किस बात का? तो लेकिन बच्चा यहाँ तक जुड़ा रहता है, इसको देख के खुश होते हैं। केस 2, अब यहां पर 3 केस बनेंगे। कौन सा केस है यहां पे? एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा P बराबर 0, वॉल्यूम बराबर 0 नहीं, तो प्रेशर कांस्टेंट रह गया। आप इनर्ट गैस उसमें ऐड कर दिए, उसी को कहे घुसा दिए, प्रेशर कांस्टेंट रहा। क्योंकि गैस आपने डाला था तो उसके अलग प्रेशर पे डाल देते तो फिर जो था रिएक्शन में उसमें कोई बदलाव नहीं आता। लेकिन आप उसमें जबरदस्ती आर्गन गैस ऐड कर दिए तो वॉल्यूम तो छेक लेगा वो, और वॉल्यूम चेक करके कंसंट्रेशन को या प्रेशर को डिक्रीज कर देगा। ठीक है, तो इसमें सब केस लिख देते हैं। सब केस 1, इफ डेल्टा N बराबर 0, तब कोई बात बदलेगा कुछ? तब कुछ नहीं बदलेगा, और वो इसलिए नहीं बदलेगा कि जितना रिएक्टेंट का बदलेंगे उतना ही अमाउंट में प्रोडक्ट। तो देयर आर नो चेंज। देयर आर नो चेंज या इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। सब केस 2, इफ डेल्टा N, देखो यहां से देखो मिला के लिखवा रहे हैं, डेल्टा N ग्रेटर देन 0 क्या पढ़ा हुआ था? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उस केस में क्या बढ़ जाएगा यहां पे? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ग्रेटर देन सब केस 3, इफ डेल्टा N लेस देन 0, अभी दिखाने का जरूरत है, क्या लिखेगा? हाँ, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ग्रेटर देन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। हो गया, बात खत्म। अब देखिए रिक्वायर्ड टाइम में रिक्वायर्ड बातें सारी हो जाती है कि नहीं हो जाती?